बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 7 डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। मैं अपनी हर वीडियो में यही बताता हूँ कि आप लोगों ने सेक्शन लाजमी याद करने हैं। आप लोगों को सेक्शन इस तरह याद होने चाहिए कि अगर कोई बंदा पूछे कि फ़लाँ सेक्शन का नंबर कौन सा है तो आपको सेक्शन का नंबर आना चाहिए, या ये पूछे कि ये सेक्शन है, ये इस सेक्शन का नाम क्या है, तो आपको उसका नाम भी आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में लाजमी आने। अब ये MCQ बन रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी कौन से सेक्शन में आता है या कौन सेक्शन इसको डील करता है। तो सेक्शन नंबर 7 डील करता है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी को। बाकी आप लोगों ने इन MCQs को रट्टा नहीं लगाना, बल्कि इनको समझ के पढ़ना है, क्योंकि MCQs चेंज भी हो सकते हैं। एक जो MCQs की लाइन है उसके अंदर भी MCQs बन सकता है। तो इसको अच्छी तरीके से सोच समझ के आप लोगों ने सुनना है और पढ़ना भी है। तो चलें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7। अब ये सेक्शन 7 कौन सा है? डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन डिटरमाइन इट टैक्स लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड, कि वो किस तरह से डिटरमाइन कर सकता है अपनी टैक्स लायबिलिटी जो उसने एक पीरियड में टैक्स पीरियड में की होगी। और याद रखें कि जो टैक्स पीरियड होता है सेल टैक्स का वो 1 माह का होता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ये गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन ए ये नहीं है। जिसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी राइट इसका ऑप्शन है। डिडक्टिंग इनपुट टैक्स टू बी पेड, यानी कि जो वो डिडक्ट करेगा इनपुट टैक्स टू बी पेड जो उसने पेड कर दिया, और टैक्स पेएबल, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है। इनपुट टैक्स टू बी पेड और पेएबल, यानी कि जो इनपुट टैक्स उसने अदा कर दिया या उसने अदा करना है फ्रॉम द आउटपुट टैक्स, वो आउटपुट टैक्स जो उसने टैक्स दिया उसमें से, जो उसको टैक्स मिला उसमें से, सॉरी जो उसने टैक्स दिया उसमें से वो इसको माइनस कर सकता है। इनपुट टैक्स वो होता है जो उसने परचेज़ करते वक्त इन टैक्स दिया, और आउटपुट टैक्स वो होता है जो उसने सेल करते वक्त जो उसको टैक्स मिला वो आउटपुट टैक्स होता है। आउटपुट टैक्स उसके ज़िम्मे होता है, उसने अदा करना होता है, और इनपुट टैक्स वो जो टैक्स जो उसने दिया होता है। ये इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का डिफरेंस है। इसमें कह रहा है एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ फर्दर टैक्स, यानी कि वो जो इनपुट टैक्स क्लेम करेगा डिडक्ट करेगा आउटपुट टैक्स से, उसमें से वो फर्दर टैक्स जो होगा जो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से अगर कोई चीज़ सेल करता है तो उस सूरत में 3% एक्स्ट्रा चार्ज करता है, तो वो वाला है इसमें से एक्सक्लूड होगा, यानी वो शामिल नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 के मुताबिक आ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी इंटाइटल टू डिडक्ट इनपुट टैक्स फ्राम द आउटपुट टैक्स। वो कहता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो डिडक्ट नहीं कर सकता इनपुट टैक्स किससे? आउटपुट टैक्स से, अगर उसके पास ये चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन इस जो MCQ है इसमें ना एंड पे कह रहा है फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से कौन सी एक चीज़ है वो अगर ना भी होगी तो वो इनपुट टैक्स अपना डिडक्ट कर सकता है आउटपुट टैक्स से। तो याद रखिएगा, अगर उसके पास नेम, STRN नंबर और सप्लायर हैज़ पेड टैक्स ऑन सप्लाई मेड बाय हिम एज इंडिकेटेड इन हिज रिटर्न, और उसकी रिटर्न में जो टैक्स उसने अदा किया वो शो हो रहा हो, उसका नेम शो हो रहा हो और रजिस्ट्रेशन नंबर हो रही हो, तो वो तब ही डिडक्ट कर सकेगा। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ का कोई ताल्लुक नहीं है, अगर डेट ऑफ बर्थ लिखेगा या ना लिखेगा वो फिर भी डिडक्ट कर सकता है इनपुट टैक्स। तो जो इसका राइट आंसर है वो सी है, डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि इसके एंड पे आ गया है फॉलोइंग, इनमें से सिवाय एक के, अगर एक वो ना भी होगी तो फिर भी खैर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 आ रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी इंटाइटल्ड टू डिडक्ट इनपुट टैक्स फ्रॉम द आउटपुट टैक्स इन केस ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान। वो कह रहा है कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन है वो उसने कोई गुड्स इंपोर्ट की पाकिस्तान में, बाहर के मुल्क से उसने कोई चीज़ इंपोर्ट की पाकिस्तान में, तो वो तब तक नहीं कर सकता डिडक्ट इनपुट टैक्स फ्रॉम आउटपुट टैक्स इन केस ऑफ गुड्स इंपोर्टेड टू पाकिस्तान। ही होल्ड्स बिल ऑफ एंट्री, यानी उसके पास बिल ऑफ एंट्री है
अगर उसके पास बिल ऑफ एंट्री है तो वो तो फिर डिडक्ट कर सकता है इनपुट टैक्स। इसमें कह रहा है नॉट बिन टाइटल, नहीं कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड डिक्लेरेशन इज नेम एंड शोइंग ए सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अगर उसका जो गुड्स उसने डिक्लेयर की उसमें उसका नाम और उसका सेल रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है तो वो फिर भी टैक्स डिडक्ट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अनक्लियर नहीं है, डली क्लियर डिक्लेरेशन गुड बाय द कस्टम अंडर सेक्शन 79 और 104। अगर उसने गुड्स की डिक्लेरेशन बता दी कस्टम एक्ट सेक्शन अंडर सेक्शन 79 और 104 में तो फिर भी वो इनपुट टैक्स डिडक्ट कर सकता है। हाँ, अगर उसके पास ये चीज़ नहीं होगी तो वो डिडक्ट नहीं कर सकेगा इनपुट। कौन सी चीज़? गुड डिक्लेरेशन नॉट इन हिज नेम एंड नॉट शोइंग हिज सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर जो उसने गुड डिक्लेरेशन जो उसने बताई थी कि ये गुड्स मैं मंगवा रहा हूँ, अगर उनमें उसका नाम और उसका जो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है नहीं लिखा हुआ उस टैक्स इनवॉइस पर, तो फिर वो डिडक्ट नहीं कर सकता जितना टैक्स उसने उस इंपोर्ट करने पर जो टैक्स अदा किया। अब आप यहाँ से ये भी हम स्कूल बन सकता है कि कौन सी चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। तो उसके बाद एक तो होना चाहिए बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और एक टैक्स इनवाइस होनी चाहिए जिस पे शो कर रहा हो कि उसने टैक्स अदा किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 a registered person shall not be entitled to deduct input tax from the output tax in case of goods purchased in auction। यानी कि वो कब इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स से डिडक्ट नहीं कर सकेगा? अगर उसने गुड्स परचेज की ऑक्शन में, तो उस सूरत में उसके बाद सेल टैक्स इज़ पेड, जो सेल टैक्स उसने अदा किया अगर वो होगा तो वो डिडक्ट कर सकता है। चलान इज़ बियरिंग नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, जो चलान उसने जिस चलान पे उसने जमा कराई इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स, तो वो उसमें उसका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो फिर भी वो डिडक्ट कर सकता है। अगर उसके पास प्रूफ होगा पेमेंट का सेल टैक्स का जो उसने बैंक में जमा कराई तो फिर भी वो डिडक्ट कर सकता है। लेकिन अनपेड ट्रेजरी चलान, यानी कि जो उसने चलान है वो जमा ही नहीं कराया, तो फिर वो टैक्स डिडक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद ये है कि फेडरल मिनिस्टर इंचार्ज की अप्रूवल से ना वो डिडक्ट कर सकता है इनपुट टैक्स। अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड कर देती है नोटिफिकेशन में कि फ़लाँ जो शख्स है वो अपना इनपुट टैक्स इनपुट टैक्स जो है वो डिडक्ट कर सकता है अपने आउटपुट टैक्स से, तो फिर उस सूरत में फेडरल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। उसके बाद सेक्शन नंबर 7A किसको डील करता है? सेक्शन नंबर 7A डील करता है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन स्पेसिफाइड गुड ऑन वैल्यू एडिशन। इसका मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि ये सेक्शन 7A क्या है कि अगर हम कोई चीज़ पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस सूरत में अगर उसमें हमने कोई वैल्यू एडिशन की, उसमें हमने कोई एक्स्ट्रा फीचर ऐड किए ना, तो उस पे भी हमें टैक्स अदा करना होगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 8 किसके साथ डील करता है? सेक्शन नंबर 8 डील करता है टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। ये याद रखने हैं आपने, सेक्शन में बार बार बता रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 32 है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 रीक्लेम, ये कह रहा है कि टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, यानी कि जो इनपुट टैक्स है वो हम किस सूरत किन वजूहात की बेस पे हम जो है वो टैक्स इनपुट टैक्स को डिडक्ट नहीं कर सकते। इनपुट जो हमने टैक्स अदा किया है उसको हम डिडक्ट नहीं कर सकते। तो ये सेक्शन सारा इसी सेक्शन डील करता है। तो इसमें जो पहला MCQ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 रीक्लेम और डिडक्शन ऑफ इनपुट टैक्स इज़ ओनली अलाउड। सिर्फ इनपुट टैक्स किस टाइम हमें अलाउड होगा डिडक्ट करने का आउटपुट टैक्स से? उस सूरत में अगर हमने जो टैक्सेबल सप्लाई है वो सिर्फ और सिर्फ मेड की है रजिस्टर्ड पर्सन को। इसके अलावा अगर अनरजिस्टर्ड कर रहे हैं, ब्लैक लिस्टेड या सस्पेंडेड पर्सन कर रहे हैं तो उस वक्त हमें इनपुट टैक्स क्लेम करने की इजाज़त नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 33 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ टू इफ़ अ पर्सन डील इन अ टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, अगर कोई बंदा टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहा है और नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहा है, नॉन टैक्सेबल कोई भी सप्लाई हो सकती है, देन ही कैन रिक्लेम, वो फिर वो कौन सी क्लेम कर सकता है ऑन सच प्रोपोर्शन ऑफ इनपुट टैक्स इज एट्रीब्यूटेड, यानी कि फिर वो जो उसने टैक्सेबल सप्लाई भी की उसने नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी की, तो उसमें से फिर कौन सी सप्लाई पे इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं? लाजिम बात है जो इसमें देन ही कैन रिक्लेम ओनली सच प्रोपोर्शन ऑफ द इनपुट टैक्स एज एट्रीब्यूट। इसका जो राइट आंसर है वो है टैक्सेबल सप्लाई, कि वो टैक्सेबल सप्लाई को ही सिर्फ कर सकता है। पता नहीं डी लिखा हुआ है ये,
गलत है। इफ़ अ पर्सन डील इन अ टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई देन ही कैन रीक्लेम ओनली सच अ पोर्शन ऑफ द इनपुट टैक्स एज इज एट्रीब्यूट। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, टैक्सेबल सप्लाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 अ रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी इंटाइटल्ड टू रिक्लेम और डिडक्ट इनपुट टैक्स। रजिस्टर्ड पर्सन जो शेल नॉट, अब यहाँ पे नॉट आ गया है, इंटाइटल्ड टू रिक्लेम और डिडक्ट। अगर पीछे वाला जो क्वेश्चन है उसमें एमसीक्यू है, इसमें अगर आ जाता है ना, इफ़ अ पर्सन डील इन टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल देन ही कैन रिक्लेम, देन ही कैन नॉट रिक्लेम अगर आ जाता है ना, शेल नॉट रिक्लेम और नॉट ऑप्शन आ जाता है तो फिर नॉन टैक्सेबल होगा। अगर वो कर सकता है तो वो टैक्सेबल सप्लाई कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है एमसीक्यू 34। इसमें कह रहा है कि रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी इंटाइटल्ड टू रिक्लेम और डिडक्ट इनपुट टैक्स, यानी कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो डिडक्ट नहीं कर सकता इनपुट टैक्स की सूरत में अगर दी, पहला ऑप्शन है दी गुड और सर्विस यूज फॉर पर्पज टैक्सेबल सप्लाई। अगर टैक्सेबल सप्लाई पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो फिर तो वो इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता है। द गुड और सर्विस यूज फॉर एनी पर्पज अदर दैन टैक्सेबल सप्लाई। अगर टैक्सेबल सप्लाई के अलावा कोई पर्पज़ के लिए वो सर्विसेज या गुड उसने इस्तेमाल की तो फिर उस पे वो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। अगर उसने कोई गुड परचेज़ की या कोई और सर्विस परचेज़ की तो फिर उस सूरत में वो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। उसके बाद एक गुड और सर्विस यूज़ फॉर पर्पज ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाई। अगर उसने कोई गुड्स और सर्विस परचेज की जो एग्जाम्प्ट सप्लाई में इस्तेमाल होगी तो फिर सूरत में भी वो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। उसके बाद इसके जो राइट आंसर होंगे वो दो होंगे, बी एंड सी इसके राइट आंसर होंगे। जीरो रेटेड पे तो इनपुट टैक्स हम क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 और रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी इंटाइटल्ड टू रिक्लेम और डिडक्ट इनपुट टैक्स पेड ऑन, यानी कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो क्लेम नहीं कर सकता इनपुट टैक्स जो उसने अदा किया किस सूरत में, जो गुड्स अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 3 के तहत। यानी इसका जो है वो सेक्शन 5 डील करता है, जो सेक्शन 3 का सब सेक्शन है 5, उसका ये मतलब है कि अगर सेल टैक्स जो है ना हमने डिपॉजिट ही नहीं कराया, सेल टैक्स हैज नॉट बीन गवर्नमेंट ऑफ ट्रेजरी बाय पर्सन से मुराद है जिससे हमने परचेज़ की। मिसाल के तौर पे हमने किसी से कोई गुड्स परचेज़ की और उसने वो हमने हमसे वो तो उसने टैक्स ले लिया लेकिन उसने बैंक में टैक्स जमा ही नहीं कराया, तो उस सूरत में भी हमें इनपुट टैक्स क्लेम नहीं मिलेगा जब तक वो बंदा टैक्स जमा नहीं करा देता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है 36। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू रिक्लेम और डिडक्ट इनपुट टैक्स पेड ऑन, कि वो रजिस्टर्ड पर्सन है वो नहीं कर सकता रिक्लेम इनपुट टैक्स जो उसने अदा किया किस सूरत में, द गुड्स और सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सेल हैज़ नॉट बीन डिपॉजिट, वो जो मैंने पीछे बात बता दी है, बाय द रिस्पेक्टिव सप्लायर, जो रिस्पेक्टिव सप्लायर है यानी जिससे उसने परचेज़ की थी, अगर उसने डिपॉजिट नहीं कराया गवर्नमेंट के खाते में तो उस तक फिर आप डिडक्ट नहीं कर सकते इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या होता है, जो टैक्स आपने दिया, यानी जब आप परचेज़ कोई चीज़ कर रहे थे उस वक्त जो आपने टैक्स दिया वो इनपुट टैक्स होता है। उसके बाद क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 37 है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 के मुताबिक और रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी इंटाइटल्ड टू रिक्लेम और डिडक्ट इनपुट टैक्स पेड ऑन। अगर किस सूरत में नहीं कर सकता, एक और सूरत ये भी है कि परचेज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच आर डिस्क्रिपेंसी इज इंडिकेटेड बाय द क्रिस्ट, यानी क्रिस्ट एक कंप्यूटराइज सिस्टम है एफबीआर का, अगर उसने कोई इंडिकेट कर दिया कोई फ्रॉड वगैरह या इस तरह का कोई जो धोखाधड़ी हो रही है तो उस सूरत में भी वो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 38 सेक्शन 8 के मुताबिक जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो क्लेम नहीं कर सकता इनपुट टैक्स की सूरत में, इनपुट टैक्स ऑफ विच इज़ नॉट वेरीफाइबल इन द सप्लाई चेन। अगर जो इनपुट टैक्स उसने दिया अगर वो वेरीफाई नहीं हुआ किससे, सप्लाई चेन से, तो फिर वो नहीं कर सकता इनपुट टैक्स क्लेम। उसके बाद क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 39 है रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी इंटाइटल्ड टू, यानी कि वो किस सूरत में भी नहीं कर सकता, अगर उसने कोई फेक इनवाइस जारी की है तो उस सूरत में भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। मिसाल तौर पे उसने वैसी कोई चीज़ परचेज़ नहीं की लेकिन उसने फेक इनवाइस दे दी कि मैंने ये चीज़ परचेज़ की है और ये मेरे पास इनवाइस है, तो उस सूरत में भी वो लाजमी बात है वो चेक करेंगे, चेक करने के बाद ही इनपुट टैक्स डिडक्ट करने की इजाज़त देंगे। लेकिन अगर उसने फेक इनवाइस बनाई होगी तो वो फिर इजाज़त नहीं देंगे इनपुट टैक्स क्लेम करने की।
उसके बाद है सेक्शन MCQ नंबर 40 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रीक्लेम और डिडक्ट इनपुट टैक्स पेड ऑन के जो इनपुट टैक्स जो हमने पेड किया किस पे हमें क्लेम नहीं कर सकते अगर परचेज इन केस ही फेल टू furnish the information required by the board through a notification issued under subsection 5 ऑफ सेक्शन 25 यानी कि उसने इंफॉर्मेशन ही फर्निश नहीं की जो बोर्ड को रिक्वायर थी जो उसने परचेज की तो जो नोटिफिकेशन उस इशू करना चाहा उसको उसने नहीं की इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं बोर्ड के पास जाएंगी तो फिर वो इनपुट टैक्स की क्लेम नहीं कर सकता। उसके बाद है सेक्शन MCQ नंबर 41 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 रजिस्टर्ड पर्सन शेड नॉट बी एंटाइटल्ड टू रीक्लेम और डिडक्ट इनपुट टैक्स। तो इसका जो मतलब सारा बार बार तो वही रिपीट हो रहा है। तो गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर्ड फॉर पर्सनल एंड नॉन बिजनेस कंजम्पशन अगर उसने गुड्स कोई परचेज की अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए ज़्यादा इस्तेमाल के लिए या कोई बिज़नेस के रिलेटेड नहीं थी तो फिर उस सूरत में भी वो क्लेम नहीं कर सकता। अगर गुड्स एक्वायर की उसने पर्सनल और बिजनेस कंजम्पशन के लिए तो फिर भी वो डिडक्ट कर सकता है। सॉरी इम्पर्सनल नहीं, पर्सनल के अलावा गुड्स लाजमी बात है बिजनेस के लिए करेगा तो फिर उस रूप में कर सकता है गुड्स एक्वायर्ड फॉर बिजनेस कंजम्पशन। बस मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि गुड्स एक्वायर्ड फॉर बिजनेस कंजम्पशन करेगा तो फिर वो डिडक्ट कर सकता है इनपुट टैक्स। अगर उसने पर्सनल के लिए और अपने नॉन कंजम्पशन बिजनेस यानी बिजनेस के अलावा कुछ अगर गुड्स परचेज किए हैं तो फिर वो डिडक्ट नहीं कर सकता इनपुट टैक्स। उसके बाद है MCQ नंबर 42 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8(1)J यानी सब सेक्शन 1 क्लास J रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रीक्लेम। क्वेश्चन बार बार नहीं आ रहा है सवाल तो इसका जो राइट आंसर है वो है सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इज बोर्ड अंडर दी रिस्पेक्टिव प्रोविजनल सेल टैक्स। बोर्ड में जो है पाबंदी लगा देना अगर इनपुट टैक्स जो वो एडजस्टमेंट करना चाह रहा है जिस जो गुड्स उसने परचेज की थी लेकिन उस पर जो वो जो सूबे की जो सेल टैक्स जो गवर्नमेंट है जो लॉ है वो उस पर पाबंदी लगा देता है तो उस सूरत में भी वो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रीक्लेम और डिडक्ट इनपुट टैक्स पेड ऑन तो गुड्स यूज और अचेज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अगर कोई गुड्स इस्तेमाल की गई हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए या कोई गुड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी की के लिए परचेज की गई हैं तो उस सूरत में भी वो इनपुट टैक्स डिडक्ट नहीं कर सकता। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसमें बिल्डिंग वगैरह आ जाती हैं और कंस्ट्रक्शन का मटेरियल आ जाता है पेंट्स वगैरह आ जाती हैं जो रिनोवेशन के लिए इस्तेमाल हों बिल्डिंग की रिनोवेशन के लिए हाँ लेकिन उसमें वो नहीं होंगी कि अगर हमने कोई बिज़नेस के लिए एक बिल्डिंग परचेज़ की है तो उस सूरत में हम फिर उस पर हम इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा अभी लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि सेक्शन वाइज सारे एमसीक्यूज क्लियर करूं और डीपली क्लियर करूं ताकि उनमें कोई भी एमसीक्यूज किसी तरह की भी आ जाए ना तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।